नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का सोर्स मटेरियल एक बहुत ही गंभीर विषय पर है। देखिए, कैसे हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पूरी दुनिया को और खास तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख रहा है। सोर्स के मुताबिक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है ना, वो अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक सिमट कर नहीं रह गया है। इसकी आंच काफी करीब आ चुकी है। तो चलिए, बिना देरी किए इस पूरी स्थिति की गहराई में चलते हैं। फटाफट एक नज़र डालते हैं कि आज के एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना से, आइरिस डेना का डूबना। फिर हम मिडल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष को देखेंगे, भारतीय विदेश नीति में जो बदलाव बताए गए हैं उनका विश्लेषण करेंगे, आने वाले तेल संकट पर बात करेंगे और आखिर में फ्यूचर के जियोपॉलिटिकल रिस्क को समझेंगे। कुल मिलाकर एक लोकल घटना से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक के सफर का ये एक पूरा रोड मैप है। तो सेक्शन 1, आइरिस डेना का डूबना। सोर्स मटेरियल में इस घटना को एक ट्रिगर पॉइंट की तरह दिखाया गया है। एक ईरानी युद्धपोत को अचानक से नष्ट कर दिया गया, वो भी हिंद महासागर में, और यही बात इसे बहुत अहम बना देती है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाली है। 17 फरवरी को भारतीय नौसेना मिलन 2026 अभ्यास में इसी आइरिस डेना का बहुत शानदार स्वागत करती है। सब कुछ नॉर्मल, एकदम दोस्ताना माहौल। लेकिन अचानक 4 मार्च को श्रीलंका के पास एक अमेरिकी MK-48 टॉर्पीडो इस जहाज को डुबो देता है। मतलब जो जहाज एक फ्रेंडली ड्रिल का हिस्सा था, वो अचानक से एक इंटरनेशनल हमले का शिकार हो गया। 87 सोर्स के अनुसार इस एक टॉर्पीडो हमले में 87 ईरानी सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस उस भारी मानवीय कीमत की बात कर रहे हैं जो इस अचानक हुए हमले के कारण चुकानी पड़ी। इस पूरी सिचुएशन को और साफ करने के लिए सोर्स ने भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल जी के बयान का हवाला दिया है। उनका कहना है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से इस जहाज पर कोई गोला बारूद नहीं था, ये पूरी तरह से निहत्था था। सोचिए, एक डिफेंसलेस जहाज को निशाना बनाया गया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो इस हमले की असलियत पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्रिएटर का यहाँ एक बड़ा दिलचस्प तर्क है। उनका कहना है कि इस घटना पर जो भारत का रिएक्शन था, उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखा। एक तरफ तो हमारी नेवी का ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप वाला स्टैंड था, जहां ईरानी दल का स्वागत हुआ, लेकिन दूसरी तरफ जब जहाज डूबा तो रूलिंग पार्टी का जो रिएक्शन सामने आया, वो कथित तौर पर कुछ ऐसा था, ये हमारा मामला नहीं है। क्रिएटर के मुताबिक प्रशासन का यह रवैया सेना की उस कूटनीतिक पहल से बिल्कुल उल्टा था। यहाँ से बात पहुंचती है सेक्शन 2 पर, मिडिल ईस्ट में बढ़ता संघर्ष। क्योंकि ये तनाव अब एक जहाज के डूबने तक सीमित नहीं है, ये अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक भयंकर क्षेत्रीय युद्ध यानी एक रीजनल वॉर की शक्ल ले रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस नंबर से लग जाता है, 2000। पेश किए गए डेटा के हिसाब से अमेरिकी सेना ने ईरान के अंदर 2000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि मिलिट्री एक्शन कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन देखिए, जवाब भी उतनी ही आक्रामकता से दिया गया। 27 ईरान ने मिडिल ईस्ट के 9 अलग अलग देशों में फैले 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागीं। मतलब साफ है, ईरान चुप नहीं बैठा, उसने पूरे इलाके में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। अगर हम इस तबाही को समराइज करें तो सोर्स के अनुसार अमेरिका इजराइल के हमलों में ईरान में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। तेल अवीव में 40 से ज्यादा इमारतें डैमेज हुईं। लेकिन जो सबसे बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट है, वो है ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ब्लॉक कर देना। ये दुनिया के सबसे क्रिटिकल शिपिंग रूट्स में से एक है। इसका बंद होना मतलब ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट। और इसी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच आता है हमारा सेक्शन 3, भारतीय विदेश नीति में शिफ्ट। सोर्स मटेरियल इस बात की बहुत गहराई से जांच करता है कि कैसे भारत के इंटरनेशनल गठजोड़ और डिप्लोमैटिक अप्रोच में एक बहुत साफ बदलाव देखने को मिला है। यहाँ सोर्स एक सीधा कंपैरिजन करता है। एक तरफ है भारत की ऐतिहासिक रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। याद है जब अतीत में हमारे प्रधानमंत्रियों ने बिना किसी दबाव की परवाह किए 2003 के इराक युद्ध की खुलेआम निंदा की थी। लेकिन क्रिएटर का तर्क है कि आज के प्रशासन का रुख बिल्कुल अलग है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों पर उनकी चुप्पी को सोर्स एक सिलेक्टिव साइलेंस के तौर पर पेश करता है।
इस बात को वजन देने के लिए सोर्स ने इजरायली दूत का एक बयान दिखाया है। ऑपरेशनल अफसर पीएम मोदी के जाने के बाद ही आया। ये एक बहुत ही स्ट्राइकिंग एविडेंस है जो सोर्स ने इस्तेमाल किया है। ये हाईलाइट करता है कि ईरान पर हमले एक हाई लेवल डिप्लोमैटिक विजिट के महज 48 घंटे बाद ही हो गए। इस पॉलिसी शिफ्ट को और क्लियर करने के लिए सोर्स एक इंटरनेशनल तुलना करता है। एक तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री हैं जो नाटो का हिस्सा होते हुए भी अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं, वो अपने उसूलों पर टिके रहते हैं। और दूसरी तरफ आरोप लगाया गया है कि भारत ने अमेरिकी हितों के आगे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता सरेंडर कर दी है। यह सोर्स की तरफ से एक काफी तीखी आलोचना है। खैर, अब सेक्शन 4 पर आते हैं, मंडराता तेल संकट। अब तक जो बातें दूर की जियोपॉलिटिक्स लग रही थीं, वो यहाँ आकर सीधे आम आदमी की जेब से जुड़ जाती हैं। यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? भारत अपना 55% तेल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, और जैसा कि हमने अभी देखा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया है। इस रास्ते के बिना ये 55% सप्लाई सीधे तौर पर डेंजर जोन में आ जाती है। ये मिडिल ईस्ट के तेल पर हमारी भारी निर्भरता को दिखाता है, जो अब एक बड़े इकोनॉमिक खतरे में बदल सकती है। तो सवाल उठता है कि अगर संकट आ गया तो हमारी तैयारी क्या है? यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला गैप सामने आता है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने दावा किया था कि हमारे पास 74 दिनों का स्ट्रेटेजिक तेल रिजर्व है, लेकिन सोर्स के मुताबिक मौजूदा प्रशासन अब कह रहा है कि ये रिजर्व सिर्फ 25 दिनों का है। 74 से सीधे 25 दिन? क्रिएटर ने इसी गैप की तरफ इशारा करते हुए हमारी नेशनल प्रिपेयर्डनेस पर सीरियस सवाल उठाए हैं। और फिर सामने आता है अमेरिका का ये बयान, हमने उन्हें रूसी तेल स्वीकार करने की अनुमति दी है। यहाँ अनुमति या परमिशन शब्द पर जरा गौर कीजिए। क्रिएटर का यहाँ सीधा तर्क है कि एक आज़ाद संप्रभु देश को किसी तीसरे देश से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की परमिशन क्यों चाहिए? क्या ये नेशनल सॉवरेनिटी के साथ समझौता नहीं है? इन सारी बड़ी बड़ी कूटनीतिक चालों का आखिरी रिजल्ट क्या होता है? 60 रुपये? जी हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर चल रही इस उठापटक और सप्लाई चेन के टूटने का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर का 60 रुपये महंगा होना। ग्लोबल लेवल पर जो लहरें उठ रही हैं, वो सीधे हमारे घरों की इकोनॉमी से टकरा रही हैं। और अब हम पहुंच गए हैं आज के एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में, सेक्शन 5 भविष्य के भू राजनीतिक जोखिम। सोर्स ने यहाँ सिर्फ आज की बात नहीं की है, बल्कि आगे आने वाले बड़े खतरों को भी डिकोड किया है। सोर्स ने एक कथित प्लेबुक का जिक्र किया है, जिसे CIA रिजीम चेंज के लिए इस्तेमाल कर सकती है। स्टेप 1, ईरान में जो विद्रोही कुर्द समूह हैं, उन्हें हथियारों की सप्लाई करना। स्टेप 2, देश के अंदर ही एक सिविल अपराइजिंग या नागरिक विद्रोह खड़ा कर देना। और फाइनली स्टेप 3, नए आतंकवादी संगठनों के पनपने का रिस्क। सोर्स यहाँ सीरिया और इराक में ISIS के बनने का उदाहरण देता है और चेतावनी देता है कि ये तरीका कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इस सोर्स मटेरियल की जो कोर थीम है, वो इस बात से बिल्कुल साफ हो जाती है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सुपर पावर ने किसी दूसरे देश में लोकतंत्र लाने की कोशिश की है, तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ तबाही रहा है। क्रिएटर ने विदेशी दखलंदाजी की जो ऐतिहासिक कीमत रही है, उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने रखा है। और दिलचस्प बात यह है कि ये विरोध सिर्फ भारत या मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं है। अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। सोर्स ने अमेरिकी सीनेट की सुनवाई का एक हिस्सा दिखाया है, जहां एक मिलिट्री वेटरन कहते हैं अमेरिका को इजराइल की कठपुतली बनना बंद करना चाहिए। ये दिखाता है कि खुद अमेरिका के भीतर भी इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक जबरदस्त डोमेस्टिक पुशबैक चल रहा है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है। हम जैसे आम ग्लोबल सिटीजन्स के लिए इन सुपर पावर्स की दखलंदाजी और रीजीम चेंज के असली लॉन्ग टर्म परिणाम क्या होते हैं? एक युद्धपोत के डूबने से बात शुरू हुई थी और वो हमारी रसोई गैस की कीमतों तक आ पहुंची। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में सच यही है कि कोई भी जंग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहती। जुड़ने के लिए शुक्रिया। इस बदलते ग्लोबल लैंडस्केप को समझने की हमारी ये कोशिश आगे भी यूं ही जारी रहनी चाहिए।